बाजार बोलता है। इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं। एफआईएस का डेटा एज यूजुअल फ्राइडे के सेशन में, चूंकि मुहूर्त ट्रेडिंग थी तो उस दिन ज़्यादा समय नहीं मिला एफआईएस को बेचने का। हालांकि उस दिन एफआईएस डीआईएस दोनों ने ही प्रॉफिट बुकिंग की है। एफआईएस तो कुछ हद तक 212 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए और डीआईएस ने करीब 370 करोड़ की सेलिंग की है। तो कहीं ना कहीं एफआईएस डीआईएस दोनों की साइड से ही एक तेज सेलिंग तो नहीं आ पाई, लेकिन सेलिंग का इंडिकेशन ही है कि कहीं ना कहीं मार्केट में आज प्रेशर बना हुआ है। क्योंकि ग्लोबल इंडिसेस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं तो आपको शायद पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि किस तरह का रुझान होना चाहिए था और किस तरह का हम स्क्रीन आज देख रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी मार्केट में है। डाउ जोन्स अच्छा ठीक ठाक बंद हुआ फ्राइडे को। शंघाई यहाँ पर .5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। हैंसेंग पॉजिटिव है। निकाई 1090 पॉइंट जरूर डाउन है, करीब 3.25%, लेकिन वहाँ पर अपनी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पर दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर बात हो रही है, क्योंकि जो उनकी करेंसी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए बातें हो रही हैं। तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन कोस्ट भी यहाँ पर करीब 1.5% ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन मार्केट में ही प्रॉब्लम है। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में एक बार नज़र उठाकर देखें तो रेनबो पेपर यहाँ पर करीब 7% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। सिरमा करीब 6% ऊपर है। कैम्स करीब 6% ऊपर है। जिलेट करीब 4.5% और किम्स करीब 3.5% ऊपर है। साथ ही एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में नीचे गिरे हुए हैं, ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो उनकी लिस्ट में देखें तो पॉली मेडिकेयर करीब 8.5%, बजाज हिंदुस्तान करीब 6%, स्टार हेल्थ करीब 6%, वोल्टेम ट्रांसफार्मर करीब 5.5% और पीवीआर आइनॉक्स करीब 5.25% गिरा हुआ है। तो ये कुछ एक काउंटर है जो कि मार्केट की गिरावट से ज़्यादा तेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिरे हुए हैं। लेकिन क्या कुछ करना चाहिए, काफ़ी कुछ दर्शक भी क्यू में खड़े हुए हैं, उनके सवाल भी लेते हुए चलते रहेंगे। लेकिन जो इस हफ्ते की बड़ी खबर है वो दो हैं जिन पर कि हमें आज थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम डिटेल स्टडी कर लेंगे तो हमें पूरे वीक में थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा, पूरे मंथ के लिए क्लियर रहेगा कि क्या कुछ हमें अपने पोर्टफोलियो के साथ करना है। एक कि अमेरिकी चुनाव कल हैं, दुनिया भर की नज़रें इसी पर रहेंगी। दूसरा कि फेड की पॉलिसी की मीटिंग की जो घोषणाएं होंगी वो गुरुवार को होती हुई दिखाई देंगी। तो बुधवार से मीटिंग शुरू होगी, गुरुवार की इवनिंग में रात को वहाँ पर घोषणाएं आ जाएंगी, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो फ्राइडे के मार्केट में हमें आता हुआ दिखाई देगा। अब थर्सडे फ्राइडे तक हो सकता है कि यूएस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनके भी आउटकम काफ़ी हद तक क्लियर होते हुए नज़र आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे 2020 में उस समय 4 दिन लगे थे उनके रिजल्ट्स आने में पूरी तरह से। तो ये इस बार भी क्लियर माना जा रहा है कि 4 दिन लग जाएंगे। मंगलवार को चुनाव होंगे तो हो सकता है कि फ्राइडे को हमें क्लैरिटी मिल जाए काफ़ी हद तक कि कौन सरकार बना रहा है। नहीं तो सैटरडे भी हो सकता है कि लगता हुआ दिखाई दे। कोई क्लियर डेट नहीं आई है अमेरिका की तरफ से, लेकिन इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़ें लेते हुए चलते हैं कि कमला हैरिस और ट्रंप इन दोनों ने क्या कुछ अपने एजेंडे में बोला है। तो इनका जो एजेंडा है कमला हैरिस का, उनका कहना है कि अगर हम आए तो यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन की सहायता करते रहेंगे, जो हम फंडिंग कर रहे हैं उनके युद्ध की वो फंडिंग करते रहेंगे। अब दूसरे तरफ ट्रंप क्या बोलते हैं, ट्रंप बोलते हैं मैं राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे के अंदर ये युद्ध खत्म करा दूंगा। अंशुल जी, वैसे तो ट्रंप के काल में कोई युद्ध हुआ भी नहीं था, वो बातों से ही युद्ध करते थे, वो कभी उन्होंने फिजिकली युद्ध नहीं लड़े। और अभी भी वो ऐसी ही बात कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का जो लगभग 3 साल होने में आ रहे हैं अब इस युद्ध को, अगर ये खत्म हो जाता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो जाता है दुनिया भर में, कैसे देख रहे हैं सर क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल से जुड़े हुए के शेयर? अगर कमला हैरिस आती हैं तो, अगर वो आती हैं तो यानी युद्ध जारी रहेंगे और ज्यादा जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ेगा। ट्रंप आते हैं तो जियोपॉलिटिकल रिस्क घटेगा। कैसे करें ट्रेड सर? ये तो क्रूड ऑयल में यहाँ से जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू। क्रूड ऑयल में अगर देखेंगे तो क्रूड ऑयल में यहाँ से 20-22 डॉलर की डाउन साइड दिख रही है, जो क्लियर इंडिकेशन है कि क्रूड में यहाँ से डाउन साइड रहेगी। और इसको अगर आप एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट ये नहीं मान के चल रहा है कि ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो यहाँ से कुछ ज्यादा एस्केलेट होते हुए दिखेंगे। वो ऐसा लग रहा है कि पीक पे हैं और यहाँ से ईज आउट होते हुए दिखेंगे। सऊदी ने भी अपना जो $100 का जो बेंचमार्क रखा था उसको अब वो रिवाइज कर रहे हैं नीचे की तरफ, यानी उनको भी अब कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है कि क्रूड प्राइसेस ऊपर की तरफ टिकेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका क्लियर इंप्लीकेशन दिख रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे
ये युद्ध वगैरह की स्थिति यहाँ से ईज आउट होती हुई दिखेगी, क्योंकि इसराइल ऑलरेडी अब बैकफुट पे आने लगा है कि हमको जो करना था मेजरली हमने कर लिया है, अब अगर आगे कोई चीजें नहीं होती हैं तो हम भी अपनी तरफ से शांत हो जाएंगे। तो अब इस तरफ यूक्रेन में भी अब इतना लंबा सपोर्ट करना किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहां भी अब डोमेस्टिक प्रेशर आने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से क्रूड यहाँ से ईज आउट होगा, और चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए चाहे कमला हैरिस आए, अब यहाँ से डी एस्केलेशन ज्यादा होगा, ना कि किसी मैटर को एस्केलेट किया जाएगा। तो शांति की तरफ बढ़ते हुए हम दिखेंगे, और क्रूड ऑयल प्राइसेस में 20-22 डॉलर की यहाँ से डाउन साइड, $52 करीब ब्रेंट क्रूड आता हुआ मुझे दिख रहा है। बिल्कुल। तो क्रूड नीचे आना तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। जितना नीचे आएगा क्रूड उतना ही इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पर कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, पेंट और बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, टायर इंडस्ट्री में और तरह तरह की लॉजिस्टिक्स में कितने तरह के क्रूड के डेरिवेटिव्स, क्रूड के डायरेक्ट प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, नैप्था यूज़ होता है। बहुत फ़ायदा मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को। लेकिन सर दूसरी जो उनके प्रोमिसेस हैं, कमला हैरिस ने ये भी कहा कि इजराइल युद्ध में अगर हम आए तो उनको हथियार देते रहेंगे। तो वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया भर में युद्ध ही चाहती हैं। और ट्रंप कहते हैं कि मैं जल्द युद्ध समाप्त कराने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। तो ट्रंप का एजेंडा क्लियर है कि युद्ध नहीं चाहते, वो कहीं भी नहीं चाहते। और हमने देखा था कि जब ये ईरान इजराइल जो ये टेंशन हुई है इजराइल की हमास से, ईरान से और लेबनान से, तो उसके बाद हमने देखा था कि शिपिंग रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़े थे। और जब हमला हुआ था इजराइल पर, उसके बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स आई रिमेंबर वो 3400 के लेवल के आसपास तक पहुंच गया था, अभी 1300 के लेवल पर पहुंच गया है। सर कैसे देख रहे हैं, अगर ट्रंप आए तो युद्ध की स्थितियां शांत होंगी, दोबारा से शिपिंग जो रूट्स हैं वो क्लियर होंगे, तो शिपिंग रेट्स हो सकता है नीचे आते हुए दिखाई दें। शिपिंग कंपनीज में कैसे ट्रेड करें, शिपिंग कॉरपोरेशन, जी शिपिंग, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनीज पर? देखिए, चार्ट्स बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, पुल बैक्स जरूर ऑफलेट आते रहेंगे, बट बहुत ज्यादा कोई ऐसा बड़ा अप ट्रेंड बन जाएगा या अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा ये नहीं लगता है। इन स्टॉक्स में बाउंस बैक ऑफलेट आते रहेंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड इस समय डाउन का है। तो जो स्विंग लो जी शिपिंग पे बना है 1160 के आसपास का, उसके भी नीचे हम जाते हुए देख रहे हैं स्टॉक को। समवेयर अराउंड 900 रुपए के आसपास, 920 रुपए के आसपास आगे सेटल होता हुआ दिखेगा जी शिपिंग। बाउंस बैक में कहीं भी आपको एग्जिट का मौका मिलता है 1320 1325 पे, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। 923 रुपए 75 पैसा टू बी प्रिसाइज, ये डाउन साइड में हमको आता हुआ दिख रहा है। वहीं बाकी मैस्टॉक और बाकी शिपिंग काउंटर्स हैं, वहां भी पुल बैक अपने फैग एंड पे है, तो वहां भी माल बेच लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हैरिस और ट्रंप की तरफ से आया है, वो ताइवान को लेकर भी है। ताइवान पर आए दिनों चीन की तरफ से आक्रमण होने की बातें होती रहती हैं कि कभी भी वो अटैक कर देंगे। तो हैरिस ने तो कहा कि हम ताइवान को चीन से बचाने के लिए जो भी हमने प्रोमिसेस किए हैं वो हम पूरे करेंगे। यानी कि वो अगर ताइवान पर अटैक होता है तो अमेरिका वहाँ भी जाकर खड़ा हो जाएगा ताइवान के साथ। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप का अलग ही एक थ्योरी है। वो कहते हैं कि ताइवान को अगर अपनी सुरक्षा करवानी है हमसे तो उसको पैसे देने होंगे उल्टा। तो ये ट्रंप थोड़ा सा मतलब अलग बात कह रहे हैं कि अगर ताइवान को सेफ्टी लेनी है तो हमें उल्टा पैसे दे अमेरिका को, तब हम जाकर सेफ्टी करवा देंगे उसकी। सर कैसे देख रहे हैं ये सब सेमीकंडक्टर चिप से जुड़े हुए शेयर, क्योंकि ताइवान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और के ग्रोथ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, और उसमें सेमीकंडक्टर चिप और जो भी तमाम जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ होते हैं उसमें ताइवान का अहम रोल है। कैसे देख रहे हैं सर इंडियन कंपनीज लाइक मॉसचिप, एएसएम टेक का, इन सभी कंपनीज पर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या? देखिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है ना, धीरे धीरे करके आप मानिए ना मानिए या कितना भी स्लो ग्रोथ रहे, धीरे धीरे इंडिया की तरफ डाइवर्सिफाई करना होगा, क्योंकि ये इवेंचुअल चीज है कि कभी ना कभी चाइना जाके ताइवान पे हमला करेगा ही। वो अपनी मसल स्ट्रांग कर रहा है, और जिस दिन उसको लगेगा कि अब अगर हमला करने के बाद जो सैंक्शंस आएंगे उसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं रहेगा कंपेयर टू जो फायदा मिलेगा ताइवान को एनेक्स करके, वो जब फेवर में आ जाएगा एनेक्सेशन के, तो वो आराम से जाके हमला कर देंगे। ऑलरेडी अगर मिलिट्री बेस पे देखें
तो चाइना हमेशा रेडी है, वो कल जाके कर सकता है। वो केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस को नलीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जो इनकमिंग आएंगे उनको किस तरीके से काउंटर किया जाए। तो जिस दिन वो पूरा होता है, साल 2 साल में, चाइना उस पर हमला करेगा। तो अभी से ये ग्लोबल चीजें देखते हुए टाटा के साथ मिलके, वेदांता के साथ तो फेल हो गया, बट टाटा के साथ मिलके कोशिश की जा रही है कि बहुत हद तक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में शिफ्ट की जाए, भले वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो। तो हमारी तरफ ये चीज आती हुई दिखेगी। तो मैं टाटा में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जैसे टाटा टेक हो गया या इस टाइप की कंपनीज हो गई, टाटा केमिकल हो गई, यहाँ पे उनको मिलेगा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट। इन कंपनीज में ज्यादा जोर रहेगा कंपेयर टू स्मॉलर कंपनीज, क्योंकि आप देखिए सेमीकंडक्टर में बड़ा कैपिटल लगेगा, जो एक बड़ा प्लेयर ही डाल पाएगा टाटा जैसा। तो रिलायंस आए या टाटा आए, बड़ा प्लेयर जरूर सेमीकंडक्टर में आएगा। तो इस हिसाब से हम टाटा टेक पे जरूर बाई रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि हमको लग रहा है इसमें एक बड़ा काम सेमीकंडक्टर का आ सकता है। जी। ट्रंप का कहना है कि माफ कीजिएगा, कमला हैरिस का कहना है कि नाटो को हम और सशक्त बनाएंगे, और ट्रंप उसके अलग ही बोलते हैं। ट्रंप बोलते हैं कि नाटो के चक्कर में अमेरिका के रिसोर्स खराब हो रहे हैं और यूरोपीय देशों को अमेरिका को पैसे देने पड़ेंगे अगर उनको अपनी सुरक्षा करवानी है तो। सर, ये तो अलग ही थ्योरी पर चल रहे हैं कि मतलब एक तरफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और जैसे ही ट्रंप आएंगे तो नाटो की भी मतलब अहमियत ख़त्म कर देंगे। वो तो बोलेंगे बॉस पैसे दो और जब ही सुरक्षा होगी। तो ये तो पूरी तरह से एक तरह से अमेरिका कारोबारी बन जाएगा, रादर देन कि उनका कोई फ्रेंड है या कोई भी एनिमी है, वो उस तरह की थ्योरी पर ही नहीं जाएगा। तो ट्रंप, हालांकि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क के लिए ठीक है कि कहीं भी जियोपॉलिटिकल रिस्क राइज ही नहीं होने देंगे। सर, कैसे देखेंगे अगर दुनिया भर में मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो जाएगा तो जो ये डिफेंस शेयर चले थे पिछले 2 सालों में, इस उम्मीद में कि हर सरकार फोकस कर रही है, युद्ध का खतरा हर देश पर है, मंडरा रहा है, तो तेजी से डिफेंस पर खर्च करो, डिफेंस कंपनीज को जल्दी से जल्दी ऑर्डर दो, प्रोक्योर करो उनसे जल्दी से जल्दी जो भी आइटम वो बनाते हैं। कैसे देखना है सर इंडियन डिफेंस कंपनीज को, लाइक HAL, BEL, एस्ट्रा माइक्रो, BEML, डेटा पैटर्न जैसी कंपनीज को? देखिए, अगर आपको इसको देखना है तो आप व्यापारिक दृष्टि से देखिए। आप किसी भी चीज को इकोनॉमिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अमेरिका पहले से व्यापारी है। अभी तक जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली, हथियार बनाने वाली कंपनी थी, उनकी सरकार थी, तो वो युद्ध की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ट्रम्प का आप देखिए, बेसिक कारोबार जो है, जो वो करोड़पति या अरबपति बने हैं, वो कंस्ट्रक्शन के साइड से बने हैं। उनका पूरा धंधा कंस्ट्रक्शन में है। उनका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या हथियार बनाने में कहीं भी नहीं है। तो अगर युद्ध रुकता है, शांति आती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज को कारोबार मिलेगा। तो एनी डे ट्रम्प चाहेंगे कि शांति आए और इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब बढ़त मिले और उनको कारोबार मिले। तो आई गेस मेरे हिसाब से ट्रम्प जीत रहे हैं, और ट्रम्प के जीतने के बाद ये सारे जो हथियार मैन्युफैक्चरिंग वाली सरकार है या लॉबी है, ये ठंडी पड़ती हुई दिखेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉबी बहुत एक्टिवली काम करेगी। तो मेरे हिसाब से युद्ध रुकता हुआ दिखेगा। डिफेंस कंपनीज में एडिशनल प्रेशर इसी वजह से आता हुआ दिखेगा कि बहुत ज्यादा आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स या इन चीजों की इतनी दरकार नहीं पड़ेगी जितनी अभी माहौल बना के किया जा रहा है। तो आप अगली थीम वापस से एक बार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकती है, बट अगेन फार क्राई है। जब तक कोई चीज कॉन्क्रीट एविडेंस चार्ट पे नहीं मिलता है तब तक अवॉइड करना चाहिए। तो चार्ट पे भी डिफेंस के शेयर में पुल बैक बन रहा है, 5-7-8% और पुल बैक यहाँ से आ सकता है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक वापस से नए लो बनाएंगे। अभी इनमें पूरी तरीके से गिरावट, जो वर्टिकल ड्रॉप आनी चाहिए सेलिंग की, वो नहीं आई है। एक शेयर है BEL जो थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रांग लग रहा है, बट वो भी इवेंचुअली जब बाकी सारे गिर रहे हैं तो वो अकेला कब तक होल्ड करेगा। तो एक BEL में हल्की सी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बट क्या मैं उसको ट्रेड करना पसंद करूंगा लॉन्ग साइड में? आई वुड अवॉइड, क्योंकि मेजर ऑफ द पैक नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो डिफेंस शेयरों में कोई भी तेजी जो आती है, अंशुल जी का मानना है कि उसमें एक बार तो प्रॉफिट बुक करें या जो भी अपना थोड़ा बहुत लॉस है उसको ऑफसेट कर लें। कुछ एक इकोनॉमिक वादे मैं ट्रंप और कमला हैरिस के बता देता हूं। कमला हैरिस ने कहा है कि अगर हम सरकार बनी हमारी तो $4 लाख पर एनम से ज़्यादा जो अमेरिकन्स कमा रहे हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा। और वहीं ट्रंप का कहना है
कि आम आदमी पर कोई टैक्स में मैं बदलाव ही नहीं करूंगा। जो चल रहा था 2016-17 में जो हमारी टैक्स की नीति थी वही रहेगी आम आदमी के लिए। लेकिन कंपनियों पर जो टैक्स है उसको और घटा देंगे, 21% से घटाकर 15% कर देंगे। सर अगर ट्रंप आ गए तो ये तो कॉर्पोरेट जगत के लिए भी अच्छा हो जाएगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क खत्म हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा अमेरिकन कंपनीज पर। तो इससे अच्छी चीज इंडियन आईटी कंपनीज के लिए क्या होगी? आज दो ही तो रिस्क है उनके पास। अमेरिका जो उनकी सबसे बड़ी ज्योग्राफी है, वहां पर अगर कुछ अच्छा होता है तो इंडियन आईटी कंपनीज को फायदा है, वहां पर आईटी की स्पेंड बढ़ेगा। दूसरा जियोपॉलिटिकल रिस्क जो कि अगर कम होगा तो उनको ऑर्डर लेने में आसानी होगी, एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी। इंडियन आईटी कंपनीज को कैसे ट्रेड करें सर? देखिए, आईटी सेक्टर में आपको याद होगा मैं बार बार कह रहा था 40,900 तक, 40,700 तक एक डिप आएगी सीएनएक्स आईटी पे। अब हम थोड़ा सा उसके नीचे जाके क्लोज किए हैं, तो अब नेक्स्ट मेजर जो सपोर्ट है वो 38,700 के आसपास है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 38,700 तक आईटी इंडेक्स आएगा। फिलहाल के लिए जो इमीडिएट टर्म पे एक गैप लेके जिससे ब्रेकआउट आया था, वो गैप रेंज है 40,063 से 39,767 के बीच में। आज हमने अपर एंड ऑफ द गैप टेस्ट किया है, प्रोबेबली 2-3 सेशन में हम इसको तोड़ के 38,747 का जो मेजर सपोर्ट है इसको टेस्ट करेंगे। उस जोन में आपको मेजर बाइंग करनी चाहिए। लार्ज कैप ले रहे हैं तो इन्फोसिस लेना चाहिए, मिड कैप में ले रहे हैं तो परसिस्टेंट, एम्फेसिस और साइंट लेना चाहिए। लेकिन 38,700 के पास सीनेक्स आईटी आता है तो आपको आईटी में मेजर बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में आईटी भी वन ऑफ द सेक्टर होगा जहाँ पे अच्छी रैली डेवलप होगी। तो एक्यूमुलेट कीजिए, करंट मार्केट प्राइस पे नहीं, 38,700 आता है सीनेक्स आईटी, तो वहां से ये चार स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही कमला हैरिस जी ने यह भी कहा है कि पहली बार जो भी अमेरिकन घर खरीदेंगे उनको सरकार मदद करेगी। अब वो मदद पर ज़्यादा बात नहीं हुई है, तो किस तरह की मदद होगी देखना होगा। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कदम उठाने की बात कही है कि हम आम आदमी के लिए ये भला करेंगे, तो उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये डाला हुआ है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम तेल गैस कीमतों को नियंत्रण में लेकर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट टाइम भी राष्ट्रपति थे उस समय हम बात भी कर रहे थे कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो कंट्रोल में रही थी। एक समय तो $30-35 के आसपास आ गई थी, और जब कोविड आया था तो नेगेटिव भी चली गई थी क्रूड ऑयल की कीमतें। तो सर कैसे देख रहे हैं? अगर एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगी इंडिया के लिए तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन है। लेकिन ये जो कमोडिटी की जो स्टॉक्स हैं, लाइक वेदांता, लाइक हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, सेलन और ये आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन तीनों कंपनियों को तो ऑफ कोर्स फ़ायदा हो सकता है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें इनको सस्ती भी करनी पड़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मार्केटिंग मार्जिन सुधर जाएंगे। लेकिन जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो तो प्रेशर में आ सकती हैं अगर ट्रंप आ गए। कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? और देखिए, लास्ट टाइम भी आप देखेंगे तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बहुत लॉस हुआ था जब क्रूड $40 के नीचे सस्टेन किया था, और कुछ समय तो नेगेटिव भी चला गया था। तो अभी भी आप देखिए चार्ट्स पे ये सारे स्टॉक्स वीक हैं, एक्सप्लोरेशन स्टॉक हो या जो रिफाइनिंग स्टॉक्स हो वो वीक हैं। लेकिन जो रिटेलिंग स्टॉक्स है जैसे आईओसी, एचपीसी, बीपीसीएल, ये सारे काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपका नजरिया 1-1.5 साल का है तो आपको डीप डिस्काउंटेड प्राइजेस में आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल मिल रहा है, लेके इस समय छोड़ देंगे अगले 1.5-2 साल के लिए, तो क्रूड में जब $52 तक की डाउनसाइड आएगी, इन स्टॉक्स में आपको जबरदस्त तेजी मिलेगी। और एक क्वार्टर का रिजल्ट भी खराब आया है तो ये आपको अगेन अपॉर्चुनिटी दे रहा है 1.5-2 महीने स्टॉक एक्यूमुलेट करने का। बट आई गेस ये जो डाउनफॉल है ये इन काउंटर्स के लिए टूवर्ड्स दी फैग एंड है। यहाँ से एक कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 साल का बुल रन स्टार्ट होगा जहाँ पे स्टॉक में 50 से 100% तक की अपसाइड आएगी। तो ये वो काउंटर्स हैं जो आपके 1.5 से 2 साल का जो पोर्टफोलियो होता है उनमें आपको लेके होल्ड करना चाहिए। तो आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल, ये तीनों काउंटर आप लेके 1.5-2 साल के लिए छोड़ सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। बिल्कुल सर। अगर ट्रंप और कमला हैरिस में बहुत ज़्यादा मार्जिन्स नहीं दिख रहे हैं अभी तक जो पोल आ रहे हैं, अगर गलती से ये उल्टा हो गया तो क्या होगा सर? देखिए, उल्टे से आपका मतलब है कि कमला हैरिस जीत गई तो? अगर या मार्केट तो अभी ट्रंप को लेकर डिस्काउंट कर रहा है, क्रूड ऑयल भी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, हम सभी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया तो क्या होगा? देखिए, वापस से वही होगा। एक बार आपने गलती की है, 4 साल जो बाइडेन को झेला है, लगता नहीं है कि वो गलती आप दोबारा करेंगे। लेकिन अगर होता है तो आप मान के चलिए कि
अगले 4 साल अमेरिका के लिए बहुत खराब होंगे। और वैसे ऑलमोस्ट अगर आप बैलेंस शीट के आधार पर देखें तो अमेरिका बैंकरप्ट कहलाएगा। अगर आप सिंपल मैथ्स के टर्म में देखेंगे, एसेट वर्सेस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अमेरिका के पास एसेट से कई गुना ज्यादा है, तो अभी ऑलरेडी बैंकरप्ट काइंड ऑफ सिचुएशन में अगर 4 साल और निकल जाते हैं तो फिर उस गड्ढे से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अब जनरल पब्लिक को कितनी चीजें समझ में आती हैं, वो तो उस हिसाब से वोट करेंगे। तो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा, एटलीस्ट इन दी नेक्स्ट 1 to 2 years प्रोस्पेक्टिव, अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो। बिल्कुल। एक और बड़े सेक्टर पर, इंडियन सेक्टर पर फर्क पड़ने वाला है उन दोनों के जीत या हार से। इनफैक्ट दो सेक्टर हैं। एक, कमला हैरिस जी कहती हैं कि ट्रेड पॉलिसी में खास बदलाव की जरूरत नहीं है, जो बाइडेन करते आए हैं हम उसी को कंटिन्यूशन में रखेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन पर मैं आते ही ट्रेड टैरिफ लगा दूंगा 60% तक, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर। 10% तो कम से कम बेसिक होगा, बाकी 60% तक भी टैरिफ बढ़ा दूंगा। सर, कैसे देखेंगे अगर चीन दोबारा फंसा तो ये मेटल कंपनियां कहाँ जाएंगी? क्योंकि चीन का स्लो डाउन आना कमोडिटीज़ के लिए तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है। सेल, टाटा स्टील, नाल्को, हिंडाल्को, इन सभी कंपनीज का क्या होगा? देखिए, एक बार ये बात चली थी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक स्पेंड की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अमेरिका स्पेंड करेगा। जो बाइडेन के आने के बाद से वो ठंडे बस्ते में चली गई, तो मोस्ट लाइकली ट्रम्प के आने के बाद ये चीज रिवाइव होगी। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है तो उनकी कंपनियों को भी बड़ा पैसा मिलेगा और उनका मार्केट कैप बढ़ेगा। और अगर $1 ट्रिलियन का यूएस अगर अपनी इकोनॉमी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करती है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड आपको कमोडिटी प्राइसेस में हाइक मिलेगा। तो जो करंट साइडवेज मूव है या हल्का सा करेक्शन आ रहा है, ये मैं डेकेड लॉन्ग मेटल बुल रन में शॉर्ट टर्म करेक्शन मान के चल रहा हूँ। केवल एक सेल, एक कंपनी है जो मेरे को नहीं समझ में आती, क्योंकि ना नंबर अच्छे आते हैं ना चार्ट पे अच्छा दिखता है। लेकिन बाकी सारी कंपनी, स्पेशली अगले 3-4 महीने अगर आप पकड़ेंगे, एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनीज आपको बहुत अच्छी दिखेंगी। क्योंकि एल्यूमिनियम के चार्ट पे बड़ा बेस बना है, ₹30 की अपसाइड दिख रही है। तो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी जैसे हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, इनमें आपको 3 महीने में 20-22% की अपसाइड दिख जाएगी। और ओवरऑल लॉन्ग रन स्टील कंपनीज हैं, जो मेटल पैक के अंदर स्टील कंपनीज हैं, उनमें तेजी दिखेगी। तो आप अगर अगले 3 महीने के लिए प्ले कर रहे हैं मेटल पैक को, तो उसमें एल्यूमिनियम के शेयर ट्रेड कीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम और हिंडाल्को। और अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, और स्टील की, सीमेंट की कंपनियों में तेजी रहेगी। तो अगर 2-3 साल का व्यू है तो सीमेंट और स्टील कंपनी लीजिए, 3 महीने का प्रोस्पेक्टिव है तो एल्यूमिनियम कंपनी लीजिए जैसे नाल्को और हिंडाल्को। बिल्कुल। तो यहाँ पर स्टील से हट के नॉन फेरस मेटल पर आपको जाना है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर, बस ये ऑलमोस्ट होने वाला है, फिर हम दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। दवाओं के दाम घटाने पर जोर रहेगा, ये कमला हैरिस कहती हैं। यानी कि वो अपने जो ट्रेजरी है उस पर बर्डन डालेंगी और दवाओं के दाम घटाने पर जोर देंगी। लेकिन ये एक नेगेटिव भी होगा इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, क्योंकि इंडियन जेनरिक दवाओं का एक बड़ा इंपोर्टर है अमेरिका। अगर वो दवाओं के दाम घटाएंगे तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो बार्गेन पावर है थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। साथ ही अगर देखें तो ट्रंप ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम दवाइयों के सही ऑप्शन मुहैया कराएंगे, लोगों को डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे। दवाओं के प्राइजेस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। सर, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कैसे देख रहे हैं? अगर ट्रंप आए तो ये उनके लिए भी पॉजिटिव ही रहेगा कि उन्होंने दवाओं के प्राइस को लेकर तो कुछ बात कही नहीं है। देखिए, अगर आप लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे तो जून से 2.5 महीने की अच्छी रैली रही है, और अब साइडवेज ज्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 हफ्ते में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आई है मार्केट में, वो मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में ज्यादा आई है। एक स्टॉक मैं आपको लास्ट में पिक्स में भी दूंगा, बट एक स्टॉक जो हमने 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था, पीपीएल फार्मा, अब देखिए ₹238 से ₹282 आ गया है, सारे टारगेट्स हो गए उसके। तो मिड कैप फार्मा में ज्यादा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू लार्ज कैप फार्मा। और आप देखिए इस चीज को, स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा डिटेल में समझिए, कि उचित दामों पे या सही ऑप्शन देंगे दवाइयों का, इसका क्लियर मतलब होता है कि आप पेटेंटेड दवाइयों से शिफ्ट होके जेनरिक दवाइयों पे आएंगे, क्योंकि दाम भी उनके सही कम होते हैं और उचित ऑप्शन भी वही कहलाता है, अगर आप उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें। तो ये जितनी मिड कैप फार्मा कंपनीज हैं, ये सब जेनरिक दवाइयां बनाने में एक्सपर्ट हैं।
पेटेंट खत्म होने के बाद जब इनको मिलता है तो ये जेनरिक उसको बहुत सस्ते में बनाती हैं। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल चाहे कमला हैरिस जीते चाहे ट्रम्प जीते, मिड कैप फार्मा में बहुत तेजी बनी रहेगी। और 1 महीने से मैं कह भी रहा हूँ आप ही के शो पे कि इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। जब नेक्स्ट रैली आएगी तो इसमें बड़े विनर्स मिलेंगे। तो पीपीएल फार्मा एक काउंटर है जो हमको बहुत तेज लग रहा है, लगभग 500 रुपये अगर हो जाता है 2 साल में तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा। दूसरा काउंटर हम लास्ट में जो पिक्स डिस्कस करते हैं उसमें जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। पिरामल फार्मा यानी कि पीपीएल फार्मा, इस काउंटर पर हमने आफ्टर रिजल्ट्स एक अच्छी रैली भी बनती हुई दिखाई दी। सर लास्ट पॉइंट, अगर हम देखें तो जो क्रिप्टो को लेकर जो भी निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी अहम रहेगा ये चुनाव, क्योंकि कमला हैरिस का मानना है कि जो भी नियम क्रिप्टो पर चल रहे हैं उनको और सख्त किया जाएगा। वहीं ट्रंप कहते हैं मैं तो अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी की कैपिटल ही बना दूंगा। तो यानी कि वो तो क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है डोनाल्ड ट्रंप। हम देख भी रहे हैं कि बिटकॉइन इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा ट्रेड कर रहा है, कुछ काफ़ी तेज़ी से चला है पिछले 1-2 वीक में। सर आप क्रिप्टो को ट्रैक करते हैं क्या? सर मैं बहुत ज्यादा तो ट्रैक नहीं करता हूँ क्रिप्टोज को, लेकिन हाँ नजर जरूर रहती है, क्योंकि क्रिप्टो थोड़ा सा अब वो नहीं रह गया है कि आप सट्टा टाइप का। आप क्रिप्टो को लोग सीरियसली लेने लगे हैं बिजनेस के तौर पे। तो हम भी क्रिप्टो थोड़ा बहुत ट्रैक करते हैं, बट चूंकि इंडियन मार्केट में इतना ट्रेड नहीं होता है या मतलब वो ऑप्शंस नहीं है तो इतना ट्रैकिंग नहीं है। बट हाँ अगर आप बिटकॉइन देखेंगे तो बिटकॉइन पे यहाँ से कम 15 से 17% की अपसाइड दिख रही है। इसके अलावा डोज कॉइन एक मैं ट्रैक करता हूँ, वहां पे भी लगभग 30% की अपसाइड दिख रही है। इथीरियम करके एक आता है, उसमें भी लगभग 12-13% की अपसाइड दिख रही है। तो क्रिप्टो में भी यहाँ पे अभी ऑन एन एवरेज अगर 7-8 जो काउंटर्स में ट्रैक करता हूँ, एवरेज उसमें पकड़े तो 17-18% की अपसाइड हर काउंटर में दिख रही है, किसी किसी में 30% भी दिख रही है। तो क्रिप्टो में भी तेजी बनी रहेगी। और आप मान के चलिए कि 4-5 साल लगेंगे। कोई भी एक बड़ी कंट्री अगर इसको प्रॉपर एक वो मान लेती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट सारी जगह आएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आज नहीं 2 साल 3 साल बाद इंडियन मार्केट में हम लीगली या अच्छे तरीके से क्रिप्टो ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जैसे अभी गवर्नमेंट डिस्करेज करती है टैक्सेशन को, जैसा बनाया है कि लॉस आप प्रॉफिट से रिकवर नहीं कर सकते, प्रॉफिट पर टैक्स देना है, लॉस एडजस्ट नहीं होगा, ये सारी चीजें ईज आउट होती हुई दिखेंगी अगले 2-3 साल में।